हेलो एवरीवन, स्टडी हमारे साथ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूजीसी नेट की कर रहे हैं, यूपीएससी की कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जब तक आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का रिलेशन नहीं अंडरस्टैंड करते, जब तक उसको डीपली नहीं समझते, तब तक इतने बड़े सिलेबस को कवर करना भी मुश्किल रहता है और पूरे के पूरे सिलेबस को याद करना भी बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर में पूछे गए हिस्ट्री के बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करेंगे। 2008 से लेकर के 2020 तक के जितने भी क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्यों डिस्कस करेंगे? क्योंकि ये जो कटआउट है ना, ये हमारे सिलेबस का कटआउट है जो यूजीसी ने वेबसाइट पे डाल रखा है। इसमें जो जैनिज़्म, बुद्धिज़्म और अजीविक संप्रदाय से वो क्वेश्चन पूछेंगे। तो हर साल कितने क्वेश्चंस आते हैं ये मैं आपको आगे समझाता हूँ। 2008 में एक क्वेश्चन आ गया था और 2009 में 3, 10 में फिर से 3 क्वेश्चन और 2011 में 3, 12 में 2 और 12 दिसंबर वाले में फिर से 2 क्वेश्चन उन्होंने इसी सेक्शन से पूछ लिए थे। 2014 में तो 6 क्वेश्चन आ गए थे दोनों पेपर्स को मिला करके, और 2016 में 3 क्वेश्चन और 17 में 2 क्वेश्चन और 17 नवंबर वाले क्वेश्चन पेपर में फिर से 2 क्वेश्चन उन्होंने इसी सेक्शन से पूछ लिए थे। तो 2018 में 3 क्वेश्चन और एक साल ऐसा था 2019 का, इसमें से उन्होंने क्वेश्चन को स्किप किया था और फिर से 2020 में फिर से 2 क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिए। बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, इसका बहुत छोटा सा सेक्शन है। इसको यदि हम कम्प्लीटली करके जाएं तो मुझे लगता है कि ये जो 2-3 क्वेश्चन आते हैं ना हर साल, ये आप गलत नहीं करके आ सकते। तो क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे इन क्वेश्चंस को करना है, ये तो मैं आपको समझाऊंगा ही। यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम एप्लीकेशन पर चले जाइए, वहाँ पर सर्च करिए @देवेंद्र सर और यहाँ पर यह वाला चैनल ज्वाइन कर लिए स्टडी हमारे साथ। यहाँ पर आपको मेरी हर वीडियो का पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और यदि आपको कांटेक्ट ना कर पाएँ तो ये मेरे नंबर से भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैन भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी? चंदना, खेमा, सुजाता या फिर त्रिशला? और दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से महायान बौद्ध धर्म के मुख्य लक्षण हैं? तो बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थी, महायान और हीनयान। यहाँ पर क्वेश्चन महायान से पूछा गया है। ऑप्शन ए है बुद्ध की प्रतिमा की पूजा, बी ऑप्शन स्थानीय पंथों का आत्मसातीकरण, सी ऑप्शन है बौद्धिस्त्व की अवधारणा या डी ऑप्शन है बौद्ध दर्शन के लिए पाली भाषा का प्रयोग करना। दोनों क्वेश्चनों का आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए, मैं आपको वीडियो के लास्ट में दोनों क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। थर्ड क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करें और नीचे दिए हुए कूट संकेतों में से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 और सूची 2 में, सूची 1 में है वर्ण आश्रम, तीर्थंकर, शिववाद या वज्रयान। सूची 2 में है बौद्ध धर्म, ब्राह्मणवाद, जैन धर्म और वैदिक धर्म। तो इनको हमने मिलाना है, आप जल्दी से मिलाइए। जैनिज़्म के जितने भी गुरु हुए हैं उनको तीर्थंकर कहा जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बी ऑप्शन को 3 के साथ मिला देंगे तो कूट में जाकर देखते हैं तो बी का 3 केवल और केवल ए ऑप्शन में है। ठीक है, इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ से हमें बाकी के ऑप्शंस को डायरेक्टली हम एलिमिनेट कर सकते हैं। यदि हम इन तीनों का पता भी नहीं है तभी हम इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड के साथ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम इनको कम्प्लीटली करके चलेंगे। तीर्थंकर जो थे वो थे जैनिज़्म से रिलेटेड, और वर्ण आश्रम, तो वर्ण आश्रम वैदिक धर्म से रिलेटेड था, और शिववाद ब्राह्मणवाद के साथ, और वज्रयान ये बौद्ध धर्म की एक शाखा थी। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल बिठाइए और प्रदत्त कोड से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1, देखिए वैसा ही क्वेश्चन 2008 में पूछा गया था, यहाँ पर 2009 में फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया है। इसीलिए कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को समझना और बार बार इनको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग इनको मिस मत करिए क्योंकि ये सेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। तीर्थंकर फिर से दे रखें, तीर्थंकर को हमने मिलाना है जैनिज़्म के साथ। तो ए का हो जाएगा 2, ए का 2 इसमें है, सिर्फ ए का 2 ऑप्शन ए में। यहाँ पर फिर से ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो हम आगे समझते हैं। तो कथा सारित सागर जो थी ये सोमदेव की रचना है, और बौद्धिस्त्व जो बुद्धिज़्म धर्म के साथ रिलेटेड है, और वृत्त कथा मंजरी ये क्षेमेंद्र की रचना है। तो इस प्रकार हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन ए। फिफ्थ क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल बिठाइए और प्रदत्त कोड से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 और सूची 2 में जो एम है त्रिरत्न, जातक, मुद्रा राक्षस, कथा सरित सागर, और सूची 2 में है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सोमदेव और विशाख दत्त। जैसे मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में समझाया है, कथा सरित सागर किसकी रचना है? सोमदेव की। तो यदि हमें ये पता है
कथा सरित सागर सोमदेव की रचना है। तो हम यहाँ ऑप्शंस में देखते हैं कौन से ऑप्शन में इसका मिलान हो जाएगा। डी का 3, डी में 3 यहाँ पर है, 2 में, ये हम 3 को दोनों को एलिमिनेट कर देते हैं। तो उसके बाद आता है मुद्रा राक्षस। ये विशाखदत्त की रचना है, ये मैंने पीछे ही आपको क्वेश्चन में बताया है। तो मुद्रा राक्षस जो सी का ऑप्शन है 4, ये यहाँ पर है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन डी। जो त्रिरत्न है ये दोनों जैनिज्म के साथ रिलेटेड हैं और जातक जो है बौद्ध धर्म के साथ रिलेटेड था। यहाँ पर हो जाएगी ऑप्शन डी इसका सही आंसर। 6th क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए जा रहे हैं, इसमें पहला कथन अभिकथन ए होगा और दूसरा कथन तर्क आर होगा। अभिकथन ए क्या कहता है कि बौद्ध धर्म में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की अवधारणा में लोगों की बहुत संख्या में कल्याण की कामना है। तो ये तो कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि बौद्ध धर्म में बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की अवधारणा तो है उनकी। तर्क क्या कहता है कि इसका उद्देश्य लोगों की बहुत संख्या की समस्याओं को निपटाना है, मिटाना है। तो उपरोक्त दोनों कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से हमने सही कूट का चयन करना है। तो दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। 7th क्वेश्चन है, बौद्ध के जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित करना है हमने। उनके प्रतीक हैं और बुद्ध के जीवन की घटनाएं हैं। जो था वो जन्म के साथ रिलेट करता है, और घोड़ा गृह त्याग, जब वो घर से त्याग करके महात्मा बुद्ध निकले थे तो घोड़े पर निकले थे। और चक्र जो है प्रथम धर्मोपदेश, तो जब उन्होंने धर्मोपदेश दिया था पहला, उस चक्र के साथ दिखाया जाता है। और स्तूप जो है महापरिनिर्वाण। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। 8th क्वेश्चन है, बौद्धिस्त्व का सिद्धांत किसके साथ संबंधित है। ऑप्शन ए है महायान बौद्ध धर्म के साथ, बी ऑप्शन हीनयान बौद्ध धर्म के साथ, या फिर सी है वज्रयान बौद्ध धर्म, या डी है थेरावाद बौद्ध धर्म। तो बौद्धिस्त्व का सिद्धांत जो था वो था महायान बौद्ध धर्म की शाखा के साथ संबंधित। यहाँ पर है ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9th क्वेश्चन है, निम्नांकित स्थानों में 4 बौद्ध परिषदें आयोजित की गई थी। नीचे दिए कूट के उपयोग द्वारा उन्हें क्रम में व्यवस्थित करना है। हमने इनको पहले के बाद के क्रम में लगाना है, ठीक है। वैशाली, राजगृह और कुंडलवन और पाटलिपुत्र 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, उनको हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहली जो हुई थी वो हुई थी 483 BC में, ये हुई थी राजगृह में, ठीक है, ये याद कर लेना। पहली हुई थी राजगृह में, और जब राजगृह में हुई थी उस समय शासन किसका चल रहा था, अजातशत्रु का। इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। हुआ क्या था इस बौद्ध संगीति में, क्या हुआ था कि महात्मा बुद्ध के जो उपदेश थे उनको 2 हिस्सों में अलग अलग संकलित कर दिया गया था, एक सुत्त पिटक और दूसरे थे विनय पिटक। ये भी आप जरूर याद रखना, ये दोनों काम पहले ही बौद्ध संगीति में हो गए थे। तो दूसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी, कहाँ हुई थी, वो हुई थी वैशाली में, दूसरी वाली। ये हुई थी बिल्कुल इसके 100 साल बाद 383 BC में, ठीक है। 100 साल बाद दोबारा से दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी, ये उसका शासनकाल किसका चल रहा था, कालाशोक का, ठीक है। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी, सब्बा करीम ने, ठीक है। ये भी याद कर लेना, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और तीसरी कहाँ हुई थी, तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी 250 BC में, 250 BC में, ठीक है। ये हुई थी पाटलिपुत्र में। तो जब पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी तो उस समय शासन चल रहा था सम्राट अशोक का, ठीक है। तो उस समय इसकी जो अध्यक्षता वो किसने की थी, मोगलीपुत्र तिस ने, ये भी याद कर लेना। इस समय जो थर्ड जो बौद्ध संगीति हुई थी ना, उसमें क्या हुआ था कि अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अभिधम्म पिटक का संकलन कौन सी बौद्ध संगीति में किया गया था। ये किया गया था तीसरी बौद्ध संगीति में, अशोक के काल में, ठीक है। चौथी बौद्ध संगीति हुई थी 72 AD में, ये भी आप याद कर लेना। 72 AD में हुई थी, उस समय शासन किसका चल रहा था, कनिष्क का, ठीक है। तो इस वाली चौथे वाली को लीड किसने किया था, अध्यक्षता किसने की थी, ये की थी वासुमित्र ने, ठीक है, वासुमित्र। ये भी एग्जाम में कई बार मिलान में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी उसमें क्या हुआ था कि बौद्ध संघ का हीनयान और महायान संप्रदायों में विभाजन हो गया था चौथी वाली में। तो इस प्रकार यदि हम इसका मिलान करें तो सबसे पहले हुई थी राजगृह में, फिर वैशाली में, फिर पाटलिपुत्र में, फिर कुंडलवन में। ये हो जाएगा 2, 1, 4 और 3, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर।
10th क्वेश्चन है, अशोक ने निम्नलिखित में से एक के लिए बिहार में बाराबर और नागार्जुन पहाड़ियों पर शैल काटकर गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन ए है हीनयान, बी है दिगंबर, सी है महायान और डी है आजीविकों के लिए। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये कराया था उन्होंने आजीविकों के लिए। यहाँ पर है ऑप्शन डी इसका सही आंसर। 11th क्वेश्चन है, बुद्ध की छवि मस्तक के चारों ओर प्रभा मंडल के साथ उड़ते हुए गंधर्व आकृतियों और कमल के डिज़ाइनों से अलंकृत निम्नांकित कला पद्धति में प्रकट होती है। ऑप्शन ए है कला की गंधार पद्धति, बी ऑप्शन कला की गुप्त पद्धति, सी ऑप्शन कला की मथुरा पद्धति या डी है कला की अमरावती पद्धति। तो जल्दी से इसका आंसर आप गैस करिए कौन सा होगा। इसकी जो पद्धति से, जिस पद्धति से ये प्रकट होती है, ये होती है कला की गंधार पद्धति से। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर। 12वां क्वेश्चन है, शिक्षा के बौद्ध केंद्र निम्नांकित में से कौन से हैं? नालंदा, विक्रमशिला, कांचीपुरम और वाराणसी। नीचे कूट दे रखे हैं, हमने उनको मिलाना है। देखिए कांचीपुरम तो बिल्कुल भी नहीं है और वाराणसी में भी महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाओं का केंद्र ये नहीं था। यहाँ पर केवल 1 और 2 नालंदा और विक्रमशिला दोनों में महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं की शिक्षा दी जाती थी। ये है ऑप्शन डी में, यहाँ पर है ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन अभी 2020 में भी एक क्वेश्चन आ चुका है, तो आप लोगों को ये बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। बहुत डीपली क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जैसे जैसे देखना, आप इसी वीडियो में आप देखना कि जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन का लेवल जो वो डिफ़िकल्ट होता जाएगा। पहले क्वेश्चन आसान थे, आगे आने वाले क्वेश्चन और भी डिफ़िकल्ट होते जाएंगे, क्योंकि अभी डे बाय डे क्वेश्चन का स्तर जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। बहुत डीपली हमें इसकी स्टडी करने की आवश्यकता रहती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, 13th क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करिए। सूची 1 और सूची 2 है। सूची 1 में दीर्घ निकाय, खुंदिक निकाय, सी ऑप्शन है विनय पिटक, दी है अभिधम पिटक और सूची 2 में है धम्मपद और 2 ऑप्शन है महापरिनिभांसुत और 3 है कथावस्तु और चौथा है खंदक। तो जो दीर्घ निकाय था ये रिलेटेड है महापरिनिभांसुत के साथ ऑप्शन 2 के साथ, और खुंदिक निकाय ये है धम्मपद के साथ। विनय पिटक जो थे, विनय पिटक है खंदक के साथ और अभिधम पिटक कथा वस्तु के साथ मिलान हो जाएगा इसका। इस प्रकार इसका ऑप्शन बनना चाहिए ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। यह है ऑप्शन ए में, यहाँ पर है इसका ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। 14th क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और निम्न में कूट में से सही उत्तर का चयन करिए। सूची 1 में बौद्ध संगीतियाँ हैं और सूची 2 में स्थान जहाँ पर वो संपन्न हुई थी। देखिए ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। मैंने पीछे भी आपको क्वेश्चन समझाया, वो भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, ये भी, क्योंकि ये क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है उनके एग्जामिनर के। तो इन्हीं के ऑलराउंड क्वेश्चन बनेंगे। ये बहुत लंबा चौड़ा सेक्शन नहीं है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होते। गलत कर देंगे यदि इन क्वेश्चन को तो फिर तो तैयारी करने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। तो आप लोग बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को पढ़िए। आसान क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करिए, सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। जल्दी से आप मेरे साथ इन क्वेश्चन का आंसर दीजिए। प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी, मैंने पीछे भी आपको क्वेश्चन में बताया था, वो हुई थी राजगृह में। दूसरी कहाँ हुई थी? दूसरी हुई थी वैशाली में। तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में और चौथी संगीति हुई थी कश्मीर में। तो यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए इसका ए का 4 यहाँ पर है बी ऑप्शन में, ए 2 3 और 3 यहाँ पर है बी इसका राइट आंसर। 15th क्वेश्चन है, बौद्ध के समकालीन धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख किस बौद्ध साहित्य से प्राप्त होता है? तो महात्मा बुद्ध का जब समय काल चल रहा था, उस समय और भी तो धर्म चल रहे थे ना, और भी संप्रदाय अपना धर्म चला रहे थे। तो दूसरे जो संप्रदाय थे उनका जो उल्लेख है बौद्ध साहित्य में किस में प्राप्त होता है, हमने ये आंसर देना है। तो अम्बट सूत्र और महावंश, बदशाल जातक या फिर ब्रह्मजाल सूक्त में। तो ये जो प्राप्त होते हैं हमें ऑप्शन डी ब्रह्मजाल सूक्त में से, ठीक है, यहाँ पर है ऑप्शन डी इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन धर्म सूत्रकार नियोग प्रथा को अनुचित बताता है? ऑप्शन ए है गौतम, बी आपस्तंभ, सी बौद्धयान, डी जो है वशिष्ठ। तो कौन से धर्म सूत्रकार नियोग प्रथा को अनुचित बताते हैं? ये बताते हैं ऑप्शन बी आपस्तंभ, ठीक है। यहाँ पर इसको आप बिल्कुल याद कर लो। आपस्तंभ ने कहा है कि धर्म सूत्र का नियोग प्रथा जो है वो अनुचित है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर।
नीचे दो कथन दिए जा रहे हैं। प्रथम कथन को अभिकथन और द्वितीय को कारण आर कहा गया है। अभिकथन क्या कहता है कि व्यापारिक अर्थव्यवस्था बुद्ध के समय में फलने फूलने लगी, बिल्कुल सही कथन है। और कारण क्या है, जैनियों ने बड़ी संख्या में कृषि को छोड़कर व्यापार अपना लिया, ये भी कथन सही है, क्योंकि जैनी जितने भी जैनी आजकल भी हैं, बहुत सारे व्यापारी लोग, बड़े बड़े व्यापारी हैं ये, तो व्यापार करने लगे थे। दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। क्या ये दोनों की व्याख्या भी करते हैं? तो ऐसे क्वेश्चन को लगा करके हम जैसे इसमें बिकॉज लगा लें ना, तो थोड़ा सा आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है। जैसे व्यापारिक अर्थव्यवस्था बुद्ध के समय में फलने फूलने लगी क्योंकि जैनियों ने बड़ी संख्या में कृषि को छोड़कर व्यापार को अपना लिया था। देखिए अभी बिल्कुल इसका अर्थ स्पष्ट होता है। इस प्रकार दोनों ही एक दूसरे की व्याख्या करते हैं और एक ही आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या भी करता है। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर। 18th क्वेश्चन है, निम्नलिखित बौद्ध पुरा स्थलों का सही कालक्रम क्या है? नालंदा, नागा अर्जुनी, कौंड, अमरावती या सांची? देखिए भी ऐसे क्वेश्चन है, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं। इनको थोड़ा सा आप इनका जब ये पता किए गए थे इनका, तब से ही आपको कालक्रम पता चल पाएगा, वैसे ये गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। सबसे पहले आएगा सांची, फिर अमरावती, फिर आएगा नागा अर्जुनी कौंड और फिर आएगा नालंदा। यहाँ पर है ऑप्शन सी इसका सही आंसर। 19th क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करिए। कथन ए है, गौतम बुद्ध ने अधिक संख्या में वर्षावास श्रावस्ती में बिताए जो कौशल का एक प्रमुख नगर था। कारण क्या है कि गौतम बुद्ध और कौशल के राजा प्रसेनजीत एक आयु के थे। और अभी इसको दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, देखो ये भी सही है और दोनों ये भी सही है। अब इसको हमने ये देखना है कि दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। मैंने आपको पीछे बताया ना, इन दोनों के बीच में आप क्योंकि लगा लो तो देखिए फिर इसका अर्थ स्पष्ट होगा या नहीं। तो गौतम बुद्ध के अधिक संख्या में वर्षावास श्रावस्ती में बिताए जो कौशल का एक प्रमुख नगर था, क्योंकि गौतम बुद्ध और कौशल के राजा प्रसेनजीत एक आयु के थे। ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं ना, दोनों का कहाँ भी रिलेशन बैठता नहीं है। तो इस प्रकार दोनों सही हैं लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समकालीन संप्रदाय की नंद वंश के विनाश में भूमिका बताई जाती है? आजीविक संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, चारवाक या फिर जैनिज्म? तो किस संप्रदाय की इसमें ज़्यादा करके भूमिका बताई जाती है? ये है जैनिज्म की। आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा इन्हीं के बारे में बताया जाता है कि नंद वंश के विनाश में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इनकी ही रही है। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर। निम्नलिखित बौद्ध स्तूपों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अमरावती, सारनाथ, सांची या नालंदा? तो यहाँ पर सबसे पहले आएंगे सांची, फिर आएंगे अमरावती, फिर आएंगे सारनाथ, फिर आएंगे नालंदा। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर। ऐसे क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, आपको इसको दोबारा से बार बार रिपीटेडली पढ़ना होगा तभी ये याद हो पाएंगे। 22वां क्वेश्चन है, वैशाली के शासक चेतक के विरुद्ध अजातशत्रु के युद्ध के क्रम में अजातशत्रु के मंत्री वत्सकार ने बुद्ध से निम्न में से कहाँ भेंट की थी? ऑप्शन ए है राजगृह, बी है सारनाथ, सी है श्रावस्ती, डी है वैशाली। तो आपने जल्दी से बताना है कि कहाँ पर उन्होंने इसके साथ मुलाकात की। काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपने यदि इसको ध्यान से पढ़ा होगा तभी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। कि हुआ क्या था कि कौशल का जो राजा था ना, विद्युधाव उसका नाम था, तो उन्होंने शाक्य कुल के विरुद्ध हिंसक अभियान शुरू कर दिया था। उसने अपनी सेना को आदेश दे दिया था कि कपिलवस्तु के सभी नागरिकों की हत्या कर दी जाए। तो महात्मा बुद्ध ने इस घटना को टालने की बहुत कोशिश की, बहुत उन्होंने कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। तो उन्होंने क्या किया कि मगध की राजधानी जो थी ना राजगृह, तो उसकी तरफ उन्होंने प्रस्थान कर लिया। वे वैशाली होते हुए राजगृह जब पहुँचे तो वहाँ पर अजातशत्रु का मंत्री जो था ना वत्सकार, वो वहाँ पर उनको मिला। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर। 23rd क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती, वैशाली? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज़्यादा उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में ही दिए थे। यहाँ पर है सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। 24th क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? देखिए ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। 2020 में
ये क्वेश्चन फिर से पूछा गया था, थोड़ी सी लाइन चेंज करके क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया था। इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको मिस मत करिए। इन्हीं से सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इनको थोड़ा सा एलेबोरेट करके पढ़ेंगे तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था, फिर से जो 2020 में आ गया। आगे भी आने वाले क्वेश्चन हो सकता है इन्हीं से मिलते जुलते आ जाएं। तो महावीर स्वामी की भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी, यहाँ पर पूछा है प्रधान कौन थी। ये प्रधान जो थी वो पहली, अभी 2020 में पूछा गया कि पहली महिला कौन सी थी, ठीक है। तो इसका नाम है, यहाँ पर हो जाएगा राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन ए चंदना। 25वां क्वेश्चन है, क्षेत्रीय वंशज होने के आधार पर किसने बुद्ध के अस्तित्व अवशेषों में हिस्सेदारी का दावा किया था। ऑप्शन है अजातशत्रु, बी है चेटक, सी है प्रसेनजित, डी ऑप्शन है विड्डू ढाब। तो किसने कहा था कि जो महात्मा बुद्ध के अवशेष हैं उसके ऊपर हमारा भी हिस्सा है, भाई हम भी उसके दावेदार हैं। इससे पहले मैं आंसर दूं, आपको थोड़ी सी एक रोचक घटना बताता हूं। तो हुआ क्या था कि 493 में जब पहली बौद्ध संगीति हुई थी 493 में, तो उस समय जो इतिहास लिखा गया था, जो कहा जाता है ना कि वहाँ पर महात्मा बुद्ध के जितने भी उपदेश थे उनको संकलित कर दिया गया था 2 हिस्सों में। तो उसके अकॉर्डिंगली यह कहा जाता है कि जो बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने कर दी थी, उनके अकॉर्डिंगली जो बिंबिसार की हत्या है वो अजातशत्रु ने कर दी थी। तो लेकिन जैन साहित्य वाले जो है ना, उसमें इसकी चीज़ की पुष्टि नहीं होती कि जो अजातशत्रु है उसने अपने पिता की हत्या की थी, ठीक है। तो उसके बाद जो अजातशत्रु को पितहंता भी कहा जाता है, ये भी आप लोगों को पता होगा, आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा। तो उसके पश्चात क्या हुआ था कि पितहंता का जो कलंक था उसके ऊपर लगा था, इसके लिए वो अपराध से मुक्त करने के लिए उन्होंने महात्मा बुद्ध की शरण में चला गया और उनसे उसने माफ़ी भी मांगी। तो इसलिए इसी आधार पर वो कहता है कि मुझे भी ये हक है कि महात्मा बुद्ध के जो अवशेष हैं उसके ऊपर मेरी भी हिस्सेदारी है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए अजातशत्रु, ठीक है। 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अशोक के रोमनदेही स्तंभ लेख के विषय में सही नहीं है। ऑप्शन ए है यह लुम्बिनी में स्थित है, इसकी अशोक ने स्वयं यात्रा की थी, ये तो बिल्कुल सही है। अशोक के द्वारा बुद्ध नकमन के श्रद्धा सम्मान अर्पित करने की यात्रा का स्मृति इसमें संयोजित हैं, तो यही ऑप्शन है, योग गलत है। सी ऑप्शन है अशोक ने लुम्बिनी ग्राम को बलि भुगतान के भार से मुक्त कर दिया था, ये बिल्कुल कथन सही है, इसमें बिल्कुल वर्णन मिलता है इसका। और डी ऑप्शन है उसने वहाँ के भू राजस्व को घटाकर उपज का 1/8 भाग कर दिया था, ये कथन भी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर इसका ऑप्शन बी। 27वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में तीसरी बौद्ध संगीति में नियुक्त धर्म प्रचारक हैं और उनके क्षेत्र हैं, हमने इनको मिलाना। ये जो धर्म प्रचारक हैं जैसे मेजांतिक थे, महारक्षित, धर्म रक्षित और सोनवा उत्तर, इनको कौन कौन से एरिया दे रखे थे जहाँ पर इन्होंने अपने धर्म का प्रचार करना था, हमने इनको मिलाना है। जो मजांतिक थे इनको तो कश्मीर और गंधार का एरिया दिया हुआ था, ठीक है। और महारक्षित जो थे इनको दिया था उन्होंने यमन का एरिया, जो आउट ऑफ इंडिया था ना, यमन का एरिया। और महाधर्म रक्षित थे, इनको महाराष्ट्र का एरिया दिया हुआ था, और सोनवा उत्तर को स्वर्ण भूमि दिया हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन मिलाते हैं, यहाँ मजांतिक 1 में है और ये 4, 2 और 3, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर। 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध स्थापत्य कला का भाग नहीं है। हमने नहीं के ऊपर ध्यान देना है, ये क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है। अंड, मेधी और शत्र या फिर अंतराल, सिंपल सा क्वेश्चन है। अंड भी था, मेधी और शत्र, ये तीनों बौद्ध स्थापत्य कला के भाग हैं, और जो अंतराल है ये बिल्कुल भी बौद्ध स्थापत्य कला का भाग नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर। 29वां क्वेश्चन है, सांची के सबसे बड़े स्तूप, जिसे स्तूप संख्या नंबर 1 या फिर महास्तूप कहा गया है, का आंतरिक ईंटों का निर्मित भाग किसके काल में बना था। जिस उसके अंदर वाला जो भाग था वो किसके काल में बनाया गया था। वैसे पहले बाहर वाला काल तो किसी और के काल में बनाया गया था, जो अंदर वाला काल था, कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। ऑप्शन ए है अशोक के काल में, बी है कनिष्क के, सी है मेनेंडर के, या डी ऑप्शन है अग्निमित्र शुंग के काल में बनाया गया था। तो सांची का जो सबसे बड़ा स्तूप है, जिसे स्तूप संख्या नंबर 1 कहते हैं, और उसका जो अंदर वाला एरिया था वो बनाया गया था
सम्राट अशोक के काल में। यहाँ पर है ऑप्शन ए इसका सही आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के शारीरिक अवशेषों पर निम्न स्थान पर शाक्यों ने स्तूप बनवाया था जिसका समर्थन पुरातात्विक साक्ष्य करते हैं। लुम्बिनी, निगिलवा, पिपरहवा या फिर साहेत महेत में से महात्मा गौतम बुद्ध के शारीरिक अवशेषों के ऊपर जो स्थान शाक्यों ने स्तूप बनवाया था उसका समर्थन जो पुरातात्विक साक्ष्य करते हैं वो करते हैं सी ऑप्शन, पिपरहवा के पुरातात्विक स्रोतों से जो हमें साक्ष्य मिलते हैं वहाँ पे मिलता है। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्मारकों में हीनयान कालक्रम का सबसे विस्तृत और विकसित चैत्यगृह कौन सा है? ऑप्शन ए है बिरसा, बी भाजा, सी कारले या डी है कोंडाणे। तो जो सबसे विकसित चैत्यगृह जो मिला है वो कारले में है। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों के मध्य मुख्य विवाद निम्न पर जोर देने के कारण था। ऑप्शन ए है अनुशासन और कठोर जीवन, बी अहिंसा, सी ऑप्शन है पवित्र जीवन या डी ऑप्शन है सत्य। तो कौन सा कारण था सबसे ज़्यादा जिस पे वो जोर देते थे? उनका मेन ही एक कारण है जो दिगंबर श्वेतांबर संप्रदायों के मध्य जो विवाद खड़ा हुआ था वो यही था कि अनुशासन और कठोर जीवन इसको पालना करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। 33rd क्वेश्चन है, शुंग कला में बुद्ध को निम्न में से किससे चिन्हित किया जाता था? ऑप्शन ए है छत्र, बी है चरण चिन्ह, सी ऑप्शन है धर्म चक्र या डी बौद्ध वृक्ष। तो किससे चिन्हित किया जाता था? ये चारों के चारों जो शुंग कला है ना उसमें महात्मा बुद्ध को छत्र, धर्म चक्र, चरण चिन्ह और बौद्ध वृक्ष चारों के साथ चिन्हित किया जाता है। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से किस धर्म सूत्र में समुद्र साइन को पतनीय कर्म कहा गया है? ऑप्शन ए है आपस्तंभ, बी ऑप्शन है बौद्धयान, सी है गौतम या डी है वशिष्ठ। तो किस में कहा गया है समुद्र साइन को पतनीय कर्म? ये कहा गया था बौद्धयान में। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर। वापस लौटते हैं अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन जैन भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी? मैंने आपको 2016 के क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया है। ये थी ऑप्शन ए चंदना। यहाँ पर इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। तो दूसरा क्वेश्चन था, तो निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म के मुख्य लक्षण हैं? बौद्ध की प्रतिमा की पूजा, और दूसरा था स्थानीय पंथों का आत्मसातीकरण, तीसरा था बौद्धिस्तव की अवधारणा और चौथा है बौद्ध दर्शन के लिए पाली भाषा का प्रयोग करना। तो निम्नलिखित में से कौन से महायान बौद्ध धर्म के मुख्य लक्षण हैं? मुख्य लक्षण इनमें से केवल बौद्ध धर्म की प्रतिमा की पूजा करना था, स्थानीय पंथों का आत्मसातीकरण और बौद्धिस्तव की अवधारणा। जो बौद्ध दर्शन के पाली के लिए भाषा का प्रयोग है ये नहीं था। तो यहाँ पर हो जाएगा ए, बी और सी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। तो कितने स्टूडेंट का आंसर इसमें सही है? तो ये थे जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चंस। मैं चाहूँगा कि आप इनको पूरी तरीके से ध्यान से प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।